हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। और चलिए हम अपनी प्रैक्टिस की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। और आज की प्रैक्टिस में हम बहुत ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें होगा आपका रंगाई छपाई, है ना। किस प्रकार से परिसज्जा वस्त्रों पर की जाती है, तो वस्त्रों की परिसज्जा हो गई, रंगाई छपाई, ठीक है। इन सब पर हम ध्यान देंगे कि जो आपके वस्त्र होते हैं तो उन पर जो है किस प्रकार से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं, कौन सी वाइट जो है वाइट डाई, रिएक्टिव डाई है ना। तो इन सारी चीज़ों के टॉपिक जो कि जो है मतलब बारीकी से इनको पढ़ना समझना रहता है कि जो है प्रश्न जो है आपके गलत ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? वस्त्रों की परिसज्जा प्रक्रिया में कैलेंडरिंग विधि का मुख्य उद्देश्य किस गुण को स्थायी रूप से सुधारना होता है। यानी कि जब हम वस्त्रों पर कैलेंडरिंग प्रक्रिया करते हैं तो जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि कौन सा ऐसा गुण है जिसको स्थायी रूप से सही करना होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। नमी और शोषण, चमक एवं सतह समतलता, सी है रंग स्थिरता, डी है लोच। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमक एवं सतह समतलता। क्योंकि देखिए क्या होता है, कैलेंडरिंग जब परिसज्जा हम करते हैं वस्त्रों पर तो कैलेंडरिंग इसका मतलब होता है, जैसे तो आप घर में कपड़ों को जो है प्रेस कर लेते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, वस्त्रों को इस्त्री करना। ठीक है, कैलेंडरिंग का लेकिन क्या इस्त्री करना तो है, लेकिन कितना, तो बड़े पैमाने पर। ठीक है, कितने, यानी कि जो है घर में बस थोड़ा सा कर लिए, बड़े पैमाने पर जब कपड़ों को प्रेस किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उस विधि को हम क्या कहते हैं, कैलेंडरिंग करना। और ये कितना, तो लगभग 1 मिनट में 140 मीटर करीब कपड़ा जो है, 140 150 मीटर तक का कपड़ा प्रेस हो जाता है। रोलरों के द्वारा गरम गरम गुजारा जाता है कपड़ों को, जिससे जो है उनका क्या हो जाता है, चमक भी बढ़ जाती है और उनकी जो सतह होती है वो समतल हो जाती है। तो इसी गुण को स्थायी करने के लिए हम कैलेंडरिंग परिसज्जा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जब वस्त्रों को एंजाइम द्वारा उपचारित किया जाता है, ठीक है, यानी कि एंजाइम्स के द्वारा हम उस पर प्रक्रियाएं करते हैं, तब मुख्यतः किस प्रकार की अशुद्धियों का अपघटन होता है। ऐसी वस्तुओं में कौन सी अशुद्धियां होती हैं जो अपघटित हो जाती हैं एंजाइम द्वारा जब हम उस पर परिसज्जा करते हैं या प्रक्रिया करते हैं। तो खनिज लवण, प्रोटीन एवं स्टार्च, कृत्रिम रेजिन, फिर है धात्विक आयन। तो यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रोटीन एवं स्टार्च। ठीक है, जो एंजाइम है उनके द्वारा जब हम वस्त्रों पर प्रक्रिया करते हैं, उपचारित करते हैं, तो जो उसकी प्रोटीन और स्टार्च रूपी जो अशुद्धियां होती हैं वस्त्रों की, वो वहां से हट जाती हैं और वस्त्र जो है साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मर्सराइजेशन प्रक्रिया के दौरान कपास रेशे में कौन सा प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन होता है जो उसकी रंग ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, मर्सराइजेशन प्रक्रिया यानी कि, और देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो कपास रेशे में, तो सबसे पहले जान लीजिए कि मर्सराइजेशन किस पर होती है, तो ये आपके कपास रेशे पर होती है ना। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि मर्सराइजेशन, वैसे तो इतना आसान नहीं पूछेगा कि मर्सराइजेशन प्रक्रिया, लेकिन इस तरह से पूछ सकते हैं कि कौन से वर्ग के, है ना, तो वनस्पति या आपका प्रोटीन जन्य या फिर आपका खनिज जंतु या फिर जो है आपका कृत्रिम, किन रेशों पर, तो ये आपका जो है वनस्पति। ठीक है, प्राकृतिक जगत, प्राकृतिक में वनस्पतिक, वनस्पतिक में किससे, कपास से। और कपास का रेशा आपका सेलुलोजिक रेशा होता है, बीज से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। मतलब जो भी क्वेश्चन पढ़िए उसको पूरा एकदम इंड तक का पूरा बखिया उधेड़ के समझ लीजिए। ठीक है, टॉपिक से कहीं बन जाए। और देखिए मर्सराइजेशन प्रक्रिया, सबसे पहले जान लीजिए मर्सराइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसमें हम NaOH का घोल जो होता है उससे क्या करते हैं, यानी कि कास्टिक सोडा। ठीक है, किसको, तो कास्टिक सोडा, जो कास्टिक सोडा होता है तो उसके जो है घोल में क्या करते हैं, कपड़े को डिबोते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कपड़े पर क्या बढ़ जाता है, चमक और मजबूती। आपने इतना तो पढ़ रखा होगा, मर्सराइजेशन प्रक्रिया से चमक और मजबूती बढ़ जाती है। यहाँ पर लेकिन ऑप्शन में क्या है लिखा है, संरचनात्मक परिवर्तन। तो क्रिस्टलीय संरचना में कमी, गोलाकारता में वृद्धि, फाइबर पृष्ठ में वृद्धि, या फिर लंबाई में कमी। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, गोलाकार में या गोलाकारता में वृद्धि। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो कपास का बीज होता है आपने देखा होगा उसका रेशा होता है किस प्रकार से, तो उसकी संरचना ऐसे सेम के बीज के आकार की होती है। ठीक है, इस तरह से उसकी आकार आपको देखने को मिलती है। लेकिन जब
उसको हम NaOH के घोल में या कास्टिक सोडा में जब डुबोते हैं तो फूल जाता है, ठीक है। उसके बाद जब प्रक्रिया करने के बाद जो उसका एक तरह से कह सकते हैं रेशा होता है, उसका आकार थोड़ा सा गोल हो जाता है फूल करके। तो जो ये सेम के आकार के बीज जैसा आकार होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और किस में बदल जाता है, गोलाकार हो जाता है। इसीलिए लिखा है संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है, तो गोलाकारिता में वृद्धि होती है। देखिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्त्रों पर रेजिन फिनिशिंग की जाए, ठीक है, कौन सी फिनिशिंग पूछ रहा है, तो यदि वस्त्रों पर रेजिन फिनिशिंग की जाए तो उनमें किस प्रकार का जो है गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है रेजिन फिनिशिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन आपके पास है सिकुड़न में वृद्धि, क्रीज प्रतिरोध, जल अवशोषण, फिर है डी उष्मा संवेदन। तो सही उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रीज प्रतिरोध, ठीक है। इससे क्या होता है, रेजिन फिनिशिंग से क्या होता है, वस्त्रों पर सिकुड़न नहीं पड़ती, ठीक है। क्या होता है, तो वस्त्रों पर सिकुड़न नहीं पड़ती है और वो क्या होता है, एक तरह से क्रीज प्रतिरोध हो जाता है ऐसी फिनिशिंग जब वस्त्रों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रंगाई की एक मिनट सॉरी रंगाई की प्रक्रिया में मॉडरेट का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है जिससे रंग स्थायित्व बढ़ सके, तो रंग को पतला करना, रंग और रेशे के बीच बंधन मजबूत करना, पीएच नियंत्रित करना, या फिर तापमान घटाना। हाँ, तापमान को घटाना। तो यहाँ सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। बी क्या है, रंग और रेशे के बीच बंधन को मजबूत करना। जब हम मॉडरेट का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, रेशे और रंग के बीच बंधन मजबूत हो जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, मॉडरेट डाई जो होता है ये क्या करता है, तो एक तरह से ये बंधक का कार्य करता है, ठीक है। किसका, तो बंधक का कार्य करता है, रंग को पक्का करने का कार्य करता है, ठीक है। रंग को पक्का करने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, और जो मॉडरेट डाई होती है इसमें क्या करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं, तो क्रोमियम का, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इसके जो है बंधन को और मजबूत करते हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रंग जो है तैयार किए जाते हैं और बंधक के रूप में ये कार्य किया जाता है। और इस प्रकार से जो मॉडरेट डाई है ये रंग को पक्का करने का कार्य करती है। मॉडरेट जब हम प्रयोग करते हैं तो रंग को और रेशे के बीच में बंधन इतना मजबूत हो जाता है कि वस्त्र कच्चा ना हो सके। तमाम प्रकार के रंगों को हम प्राप्त करते हैं। और क्रोमियम जो होता है, जो हमने बताया, इससे क्या होता है आपका लोहा, ठीक है, उससे काला रंग बनाता है, बना लेते हैं, तांबे से नीला रंग बना लेते हैं। इसी प्रकार से तमाम प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट डाई का उपयोग करते समय किस प्रकार के रेशों में बिना मॉडरेट के भी अच्छी रंगाई संभव होती है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्ट जो है रंगाई की बात हो रही है, डायरेक्ट डाई की बात हो रही है। तो ऑप्शन आपके पास है ऊन, फिर आपके पास रेशम, फिर आपके पास कपास, फिर है आपके पास नायलॉन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या पूछ रहा है कि डायरेक्ट डाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी, कपास, ठीक है। कपास में क्या होता है, तो कपास में कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, जो कपास होता है इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, तो ये कह सकते हैं जो डायरेक्ट डाई है इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष रंगाई, ठीक है, प्रत्यक्ष रंगाई। और इसमें न्यूट्रल, ठीक है, कौन से, तो न्यूट्रल यानी कि उदासीन, उदासीन रंगाई करते हैं। और ये जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। सिल्क, डेवलप, जो इन्हें ना नेफ्थाल मॉडरेट की प्रक्रिया के द्वारा इनको करते हैं। और ये जो होते हैं मॉडरेट, ये जो है सेलोजिक और चमकीले तरीके से बढ़िया एकदम चढ़ते हैं सेलोजिक रेशे पर। तो कपास एक सेलोजिक रेशा है इसलिए कपास पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये इसकी संरचना जो पानी में घुलनशील होती है और ये बढ़िया अच्छे से मजबूत कर देते हैं रंग को। सिल्क पर अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, सिल्क पर अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन कॉटन के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो रिएक्टिव डाई का रेशे के साथ बंधन किस प्रकार का होता है,
जिससे रंग अत्यधिक स्थायी बनता है। ऑप्शन आपके पास भौतिक आकर्षण, फिर है सहसंयोजक बंधन, फिर है आयनिक बंधन, डी है हाइड्रोजन बंधन। तो सही उत्तर बी आपका हो जाएगा सहसंयोजन बंधन। जो रिएक्टिव डाई होती है ये अपने साथ एक कोआगुलेटिव बांध बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है? तो कोआगुलेंट बांध बनाती है रिएक्टिव डाई, कह सकते हैं कोआगुलेंट, और अपने आप में जो है जोड़ती चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक बांध बनाती है जो आपस में घुलते चले जाते हैं और ये अच्छे से जो है रेशों पर चढ़ते हैं। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉक प्रिंटिंग विधि में डिजाइन स्थानांतरण के दौरान मुख्यतः कौन सा सिद्धांत प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन आपके पास है जो केस की क्रिया, फिर है दाब एवं संपर्क, सी है विसरण, डी है अवशोषण। तो सही उत्तर दाब एवं संपर्क, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, उसमें छपाई की जाती है ठप्पे के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, कह सकते हैं एक प्रकार से दाब एवं संपर्क, जब दाब लगा करके हम ठप्पे को कपड़े पर लगाते हैं तो ये क्या होता है, बेहतरीन ढंग से कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न है आपका, स्क्रीन प्रिंटिंग विधि में जाली का चयन किस प्रकार किया जाता है जिससे सूक्ष्म डिजाइनों की स्पष्टता बनी रहे? तापमान, जाली की घनता, नमी, दबाव। तो सही उत्तर भी हो जाएगा जाली की घनता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वस्त्रों पर वाटर प्रूफ फिनिशिंग की जाए तो यह मुख्यतः किस गुण को प्रभावित करेगा? जो वाटर प्रूफ की बात आएगी तो ऑप्शन आपके पास है वायु पारगम्यता, ठीक है, जल पारगम्यता, लोच और चमक। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी जल पारगम्यता। यानी कि जब वाटर प्रूफ फिनिशिंग की जाएगी तो वस्त्र में क्या हो जाएगा, जल पारगम्यता रुक जाएगी और जल जो है रुक जाएगा उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्लीचिंग प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग किस प्रकार की अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है? ए है तेल, बी है रंग द्रव्य, सी है धूल, फिर डी आपके पास क्या है, ऑप्शन फाइबर। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी रंग द्रव्य, ठीक है। जो हम ब्लीचिंग प्रक्रिया करते हैं उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं वो रंग द्रव्य को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाई का उपयोग करते समय किस प्रकार के रंग विशेष से प्राप्त होते हैं? ठीक है, किस प्रकार के रंग विशेष रूप से प्राप्त होते हैं जो टिकाऊ होते हैं? तो ऑप्शन है हल्के रंग, गहरे रंग, पारदर्शी रंग और फिर है फ्लोरोसेंट रंग। तो सही उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, गहरे रंग। जब हम क्या करते हैं, सल्फर डाई का प्रयोग करते हैं तो हमको कैसे रंग प्राप्त होते हैं? तो कह सकते हैं कि गहरे रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वस्त्रों की परिसज्जा में सॉफ्टनिंग एजेंट का प्रयोग किस गुण को बढ़ाने के लिए किया जाता है? कठोरता, चिकनाहट, घनत्व, रंग। तो सही उत्तर बी हो जाएगा आपका चिकनाहट। जो सॉफ्टनिंग एजेंट का प्रयोग हम करते हैं तो वह चिकनाहट बढ़ाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, रोलर प्रिंटिंग तकनीक में डिजाइन की पुनरावृत्ति किस घटक द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन है रोलर की परिधि, बी है तापमान, सी है नमी, डी है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होगा, नमी भी नहीं होगा, तापमान से नहीं। जब डिजाइन की पुनरावृत्ति की बात आ रही है तो देखिए जो रोलर की परिधि जितना मोटा है ना, परिधि का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये आपका कह सकते हैं ये बेलनाकार आकार का ये रोलर है, तो भाई जब इसको हम जैसे ये मान लीजिए हमारा वस्त्र है तो इस पर से जब गुजारेंगे तो जितना ही मोटा होगा रोलर उस हिसाब से उसकी दूरी, अगली जब प्रिंटिंग होगी जो यहाँ पर डिजाइन नक्काशी कटी हुई है तो ये जब घूम करके जाएगा तो अगली उतनी ही दूरी पर वो छपेगा। तो किस पर नियंत्रित करती है? तो रोलर की परिधि को। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाई डाई विधि में पैटर्न निर्माण का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? ए है दबाव, बी है प्रतिरोध, सी है ताप, डी है रासायनिक अभिक्रिया। तो सही उत्तर बी हो जाएगा प्रतिरोध, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टाई एंड डाई में क्या किया जाता है, तो इसमें रंग को प्रतिरोध कर दिया जाता है, जगह जगह उस पर गांठ लगा दी जाती है ना, उस पर गांठें लगाने के बाद इस पर जो है रंगाई की जाती है, एक तरह से कह सकते हैं कि रंग में डिबोते हैं। तो जब वहां पर प्रतिरोध हो जाता है या रोक लगा देते हैं, माचिस की तीली हो गया, सिक्का हो गया, या वैसे भी जो है कायदे से धागे से लपेट करके बांध दिया जाता है इसमें, तो क्या होता है, टाई डाई प्रतिरोध छपाई के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसमें जो है यही करते हैं।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब वस्त्रों को एंटी क्रस्ट फिनिशिंग दी जाती है तब कौन सा गुण प्रमुख रूप से प्रभावित होता है? एंटी क्रस्ट की बात हो रही है। ऑप्शन है रंग, सिलवट प्रतिरोध, लंबाई, वजन। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, सिलवट प्रतिरोध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिगो रंगाई में रंग स्थायित्व बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसमें ऑक्सीकरण शामिल हो? तो ऑप्शन आपके पास है अवकरण, बी है ऑक्सीकरण, सी है निष्कर्षण, डी है अवशोषण। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। जो इंडिगो रंगाई है उसमें रंग के स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऑक्सीकरण प्रक्रिया शामिल की जाती है। इंडिगो जानते हैं अब, ये आपका क्या है, तो प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंडिगो आपका कौन सा है, तो ये याद रखिएगा कि प्राकृतिक। ये आपका कहाँ से मिलता है? पेड़ों से प्राप्त होने वाला कलर होता है, और वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये क्या है, जल में घुलनशील नहीं है। जल में घुलनशील है, अतः प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता है इसका। ठीक है, ये प्राकृतिक आपका है, इसलिए जो है ज्यादा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, इंडिगो डाई का जल में अघुलनशील होना किस प्रक्रिया द्वारा उपयोगी बनाया जाता है? यानी कि जो अघुलनशील है तो उसको हम क्या करके जो है प्रयोग करते हैं? ऑक्सीकरण, अवकरण, उबालना, सुखाना। तो सही उत्तर भी हो जाएगा, अवकरण द्वारा हम इसको प्रयोग करते हैं। फिर है, यदि वस्त्रों को फ्लेम रिटार्डेड फिनिश दी जाए तो उनका कौन सा गुण सुधरता है? ए है जल अवशोषण, बी है आग प्रतिरोध, सी है चमक, डी है रंग। तो जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आग प्रतिरोध। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब कह सकते हैं एक प्रकार से कि जब फ्लेम रिटायर्ड जो आपको फिनिशिंग दी जाती है तो इसमें क्या होता है, आग प्रतिरोधक बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बोरेक्स, बोरिक एसिड, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो जो है वस्त्र क्या हो जाते हैं, आग प्रतिरोधक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पिगमेंट प्रिंटिंग में बाइंडर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है जिससे रंग स्थायी रूप से चिपक सके? तो ऑप्शन है रंग को घोलना, रंग को फाइबर से जोड़ना, तापमान बढ़ाना, फिर है नमी बढ़ाना। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, रंग को फाइबर से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हीट सेटिंग प्रक्रिया में सिंथेटिक फाइबर की आकृति स्थायित्व किस कारण से प्राप्त होता है? रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा द्वारा संरचना स्थिरीकरण, नमी, दबाव। तो सही उत्तर भी हो जाएगा, ऊष्मा द्वारा संरचना स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन, डिसाइजिंग प्रक्रिया में मुख्यतः किस पदार्थ को हटाया जाता है जो बुनाई के समय लगाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है रंग, फिर है साइजिंग एजेंट, फिर है धूल, फिर है नमी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, साइजिंग एजेंट को क्या करते हैं, डिसाइजिंग प्रक्रिया में हम इसको हटाते हैं। इसके बाद जो है बुनाई के समय वो जो है रेशों पर लगा दिया जाता है उनमें भारी करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्टोन वॉशिंग फिनिश का प्रयोग मुख्यतः किस प्रकार के वस्त्रों में किया जाता है? ए है रेशम, बी है डेनिम, सी है ऊन, डी है लिनन। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, डेनिम। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, होम फिनिशिंग तकनीक में रसायनों की बचत किस कारण होती है? उच्च तापमान, कम जल उपयोग, सी उच्च दबाव, डी है अधिक समय। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कम जल उपयोग। फोम फिनिशिंग में क्या होता है, कम जल उपयोग होता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, डिजिटल प्रिंटिंग में डिजाइनिंग स्थानांतरण किस प्रक्रिया द्वारा या किस तकनीक के द्वारा किया जाता है? तो ब्लॉक, रोलर, कंप्यूटर नियंत्रित प्रिंटिंग, हाथ से। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, कंप्यूटर नियंत्रित प्रिंटिंग। जब डिजिटल प्रिंटिंग कर रहे हैं तो जो है डिजाइन स्थानांतरण को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर नियंत्रित प्रिंटिंग होती है, उसी से हम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मर्सराइजेशन प्रक्रिया दौरान सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रभाव से कपास रेशे में किस प्रकार का परिवर्तन होता है जिससे उसकी चमक और मजबूती बढ़ती है? अभी हमने बताया था आपको,
ऊपर एक प्रश्न ऐसा ही आपने हल भी किया था, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो लंबाई में कमी, क्रॉस सेक्शनल गोलाकार, नमी में कमी, वजन में वृद्धि। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल गोलाकार। जो आपका ऐसा होता है रेसा, वो धीरे धीरे गोलाकार हो जाता है। जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डूबा था तो फूलने के बाद वो इस आकार से इस जो है आकार में परिवर्तित हो जाता है। जो ये आपका होता है ये गोलाकार में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्त्रों पर रेजिस्ट प्रिंटिंग तकनीक लागू की जाती है तब डिजाइन निर्माण के लिए कौन सा मूल सिद्धांत कार्य करता है? अवशोषण, प्रतिरोध, ऑक्सीकरण, दाब। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, प्रतिरोध। रजिस्टर में क्या होता है, किसी भी चीज से हम उस पर प्रतिरोध कर देते हैं कि उस स्थान पर रंग ना पहुंच पाए, ठीक है। उस जो है स्थान पर जब रंग नहीं पहुंच पाता है तो जो है आपकी ये रजिस्ट प्रिंटिंग कही जाती है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन आधारित ब्लीचिंग एजेंट वस्त्रों में किस प्रकार की क्रिया द्वारा प्राकृतिक रंग द्रव्यों को हटाने में सक्षम है? अब चयन, ऑक्सीकरण, विसरण, अवशोषण। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न, कैलेंडरिंग प्रक्रिया में वस्त्रों को उच्च दाब और ताप पर रोलर से गुजारने पर मुख्यतः कौन सा गुण विकसित होता है? सतह चिकनाहट, नमी अवशोषण, लोच, मोटाई। ऐसा प्रश्न भी ऊपर एक था। सतह चिकनाहट में वृद्धि हो जाती है, सतह समान हो जाती है जब कैलेंडरिंग प्रक्रिया को किया जाता है वस्त्रों पर। अगला क्वेश्चन, वेट डाई का उपयोग जब करते हैं तो रंगाई करने पर वस्त्रों में कौन सा गुण विशेष रूप से विकसित होता है जिससे वे धुलाई और प्रकाश में के प्रति जो है क्या होते हैं, स्थिर होते हैं वेट डाई के प्रयोग से? तो देखिए ऑप्शन आपके पास है, चमक, लचीलापन, फिर है कम लागत, फिर है उच्च स्थायित्व। तो यहाँ से डी उत्तर आपका हो जाएगा उच्च स्थायी, ठीक है। जब वेट डाई का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो रंग होते हैं वस्त्रों पर जो रंग चढ़ते हैं तो वो आपके जो है कह सकते हैं उन पर रंग जो है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और धुलाई हो या किसी भी प्रकार से जब वस्त्र जो है धूप में सामने आते हैं या उन पर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो जो है वस्त्र आपके और ज़्यादा उन पर रंग पक्के हो जाते हैं। आइए, वेट डाई देखिए, वेट डाई क्या होता है, वेट डाई ये जो है आपका क्या होता है, तो ये सबसे महंगी, ठीक है। जो वेट डाई है ये आपकी सबसे महंगी होती है, सबसे महंगी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो काटन, लिनन, रेयान, ठीक है। सबसे पहले ध्यान कर लीजिए, काटन, रेयान, इन पर जो है ये वेट डाई आपकी प्रयोग की जाती है। इस पर रंग पक्का, चमक का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। जल में घुलनशील बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग भी करते हैं। ये चीजें आप याद रखिएगा कि वेट डाई के बारे में। वेट डाई के प्रयोग से क्या होता है, उच्च स्थायित्व यानी कि रंग बहुत ही ज्यादा मजबूत और रंग पक्का, चमक भी होती है इनमें। और सूती, लिनन के वस्त्रों पर अधिकतर किया जाता है और रेयान के वस्त्रों पर भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन आधारित फिनिशिंग एजेंट के उपयोग से वस्त्रों में किस प्रकार का स्पर्श गुण उत्पन्न होता है जो अधिक आकर्षक बनता है? तो उत्तर हो जाएगा बी, मुलायम एवं चिकनाहट। फिर अगला क्वेश्चन, हीट सेटिंग प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार के रेशों के लिए उपयोगी होता है जिससे उनकी आकृति स्थायी रूप से निर्धारित की जा सके? तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा सिंथेटिक रेसे, ठीक है। उसमें ही जो है निर्धारित हो सकती है, बाकी तो थोड़ा बहुत प्राकृतिक में ऊपर नीचे होता रहता है। फिर ये फ्लॉक प्रिंटिंग तकनीक में वस्त्र की सतह पर किस प्रकार की विशेष बनावट उत्पन्न होती है जिससे डिजाइन उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो चिकनी सतह, चमकदार, उभरी हुई मखमली और पारदर्शी। तो उभरी हुई मखमली सतह, ठीक है। ब्लॉक जो है फ्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, एम्बोजिंग भी इसी में आती है, वो उभरी हुई एक सतह देते हैं। फिर देखिए अगला है, स्काउरिंग प्रक्रिया के दौरान वस्त्रों से मुख्यतः किन अशुद्धियों को हटाया जाता है? और यहाँ स्काउरिंग से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन आया था आपका 2021 टीजीटी में, ठीक है, कि किस पर स्काउरिंग
की जाती है, तो आप जानते हैं कि ये ऊन पर, ठीक है, ऊन की गंदगी हटाने के लिए इस काउरिंग का प्रयोग करते हैं। तो देखिए तेल, मोम, गंदगी, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगाई प्रक्रिया में पीएच का नियंत्रण किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है जिससे डाई और फाइबर के बीच उचित जो है बंधन स्थापित हो सके। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, बंधन की प्रकृति को नियंत्रित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिगमेंट प्रिंटिंग में बाइंडर का प्रयोग क्यों आवश्यक है जिससे रंग वस्त्र की सतह पर स्थायी रूप से चिपक सके। तो रंग के घोलने के लिए, रंग को सतह पर स्थित करने के लिए, फिर ताप बढ़ाने के लिए, फिर नमी घटाने के लिए। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। बी में क्या है ये देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं थोड़ा सा कि रंग को सतह पर स्थिर करने के लिए पिगमेंट प्रिंटिंग को बाइंडर का प्रयोग करते हैं। जो पिगमेंट रंग होता है या कलर होता है, तो उसमें बाइंडर का प्रयोग आप जानते हैं, अभी हमने बताया ही है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है रंग को पक्का करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पिगमेंट प्रिंटिंग जो होती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं ताकि रंग क्या हो सके, सतह पर स्थिर हो सके और बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। पिगमेंट आप जानते हैं क्या होता है, पिगमेंट प्रिंटिंग में ये क्या होता है, वर्णक, इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं वर्णक। ये भी याद रखिएगा, वर्णक कहते हैं। ये अघुलनशील और अपारदर्शी कपड़े के अंदर नहीं जाता, तो इसके लिए इनको प्रक्रिया करती है ना, यांत्रिक प्रक्रिया रोलर के द्वारा, तो इन सब चीज़ों से प्रयोग करते हैं। तो रंग पक्का होता है इनसे, एजेंट के द्वारा फिक्सिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, आप जैसे भी समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेजिन फिनिशिंग का उपयोग से वस्त्रों पर किस प्रकार का गुण विकसित होता है जिससे वे सिलवटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा क्रीज प्रतिरोध। ठीक है, रेजिन फिनिशिंग से क्या होता है, वस्त्र सिकुड़ते नहीं। ठीक है, क्या होता है, सिकुड़ते नहीं है वस्त्र आपके, ये याद रखिएगा। तो क्रीज प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ जाती है या गुण उसके अंदर विकसित हो जाता है। अगला है क्वेश्चन, इंडिगो डाई या इंडिगो रंगाई में रंग का विकास किस प्रक्रिया द्वारा होता है जिससे वे वायु के संपर्क में अंतिम रंग प्राप्त होता है। तो अपचयन, अवशोषण, ऑक्सीकरण, निष्कर्षण। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ऑक्सीकरण। ठीक है, इंडिगो अभी हमने आपको बताया भी है कि इंडिगो कैसी है, तो ये आपकी प्राकृतिक डाई है, ये याद रखिएगा कि इंडिगो आपकी कैसी है, तो ये प्राकृतिक है। और ये जल में कैसी होती है, तो ये जल में अघुलनशील होती है। ठीक है, याद रखेंगे जल में क्या होती है, तो ये आपकी अघुलनशील होती है। तो ये निष्कर्षण के द्वारा वायु के संपर्क से अंतिम रंग प्राप्त होता है इसमें। अगला प्रश्न है, टाई एंड डाई विधि में डिजाइन निर्माण के दौरान कौन सी विशेषता देखने को मिलती है जो अन्य विधियों से इसको क्या करती है, अलग बनाती है। जो टाई एंड डाई विधि होती है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या उसकी विशेषता है जो अन्य से इसको अलग बनाती है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, सामान्य पैटर्न, मशीन आधारित डिजाइन, फिर है अत्यधिक स्पष्ट रेखा है, फिर अनियमित एवं विशिष्ट पैटर्न। तो उत्तर आपका डी ही हो जाएगा, अनियमित एवं विशिष्ट पैटर्न। देखिए इसमें होता क्या है टाई एंड डाई में, तो विशिष्ट और अनियमित इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई एक विशेष वो नहीं होता है, जैसे कि रोलर से या कहीं कोई ठप्पा है तो उसमें एक निश्चित पैटर्न है कि उसको उस पर चला दिया गया और कपड़े पर छप गया। लेकिन इसमें क्या है, डिजाइन कोई भी निश्चित नहीं होती, ये बढ़िया आराम से बांधे जाते हैं, तरह तरह के डिजाइन कुछ भी बना सकते हैं आप इसमें, और बहुत ही ज्यादा सुंदर और अच्छे वस्त्र इससे बनते हैं टाई एंड डाई द्वारा। और इसमें कोई भी चीज एक तरह से कह सकते हैं निश्चित नहीं होता कि मतलब नहीं बिल्कुल वैसा ही इसमें छापना है। ठीक है, विशिष्ट पैटर्न होते हैं। फिर है स्क्रीन, एक मिनट थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। हाँ, स्क्रीन प्रिंटिंग विधि के का मुख्य लाभ क्या है जिसके कारण इसका उपयोग बड़े आकार के डिजाइनों में अधिक किया जाता है। कम लागत, बड़े और स्पष्ट डिजाइन, तेज रंगाई, फिर है कम श्रम। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बड़े और स्पष्ट डिजाइन निर्माण में स्क्रीन प्रिंटिंग की विधि के द्वारा हम करते हैं, बड़े और स्पष्ट डिजाइन बनाते हैं। फिर है रोलर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सके। देखिए इसमें क्या है, रोलर प्रिंटिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हस्त निर्माण, बड़े पैमाने पर रंग हटाना, डिजाइन मिटाना। तो इसमें क्या है, प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग पूछा जा रहा है। तो इसमें करना क्या होता है, तो एक तरह से आप ये जान लीजिए कि रोलर प्रिंटिंग का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर तेज उत्पादन करते हैं वस्त्रों पर, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है,
रोलर प्रक्रिया के द्वारा बड़े पैमाने पर हम प्रिंट करते हैं। अगला प्रश्न आता है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है, प्रश्न बहुत ही डेप्थ से पूछा गया और इसमें क्या करना है कि जैसे आप इसको पूरा समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से आपको हल करना रहेगा और रिवीजन आपका हो जाएगा बढ़िया अच्छे से। फिर है एंजाइम फिनिशिंग प्रक्रिया में सेलुलोज एंजाइम का उपयोग करके किस जो है वस्त्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कठोरता बढ़ती, रंग बदलता, मुलायम या चिकनी सतह, वजन बढ़ता। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। सी में क्या है आपके मुलायम एवं चिकनी सतह बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर प्रूफ फिनिशिंग के उपयोग से वस्त्रों में किस प्रकार का गुण विकसित होता है जिससे वे पानी अवशोषित नहीं करते हैं? तो देखिए इसमें होता क्या है, जब वो वाटर प्रूफ प्रिंटिंग की जाती है, वो सॉरी कह सकते हैं फिनिशिंग की जाती है, तो कपड़े के अंदर क्या होता है, एक मिनट,